प्राग ऐतिहासिक काल को खत्म करने के बाद अब हम पहुंचेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सैंधो कला भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम क्या कहते हैं, सैंधो कला। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये भी कहीं ना कहीं हमारी कला से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं यहाँ से भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे हम ये जान सकें कि ये जो सैंधोकालीन सभ्यता थी उस समय भी हमारी कला कहीं ना कहीं वास्तु रूप में, चित्रकारी के रूप में विद्यमान थी, ठीक है। तो इसको पहले 4 क्षेत्रों में बांटते हैं कि किस किस क्षेत्र में ये विस्तारित थी। तो अगर इसको हम ऐसे करके बांटेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व और पश्चिम ये चारों तरफ से हम इसको जानेंगे। तो उत्तर में हमें किस जगह से मिलता है, मांडा से। पूर्व में है हमारे आलमगीरपुर, और दक्षिण में हमारा है सुत कांगेडोर, ठीक है। और दक्षिण में है हमारा पाया गया दैमाबाद। यानी ये चारों दिशाओं के क्षेत्र हैं जहां से हमें सैंधोकालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य और स्थान प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर में हमारा क्या है, मांडा है। पूर्व में हमारा आलमगीरपुर पड़ता है और सुत्तक कोंग कांगेडोर, ये हमारा सुत कांगेडोर हमारा पड़ता है पश्चिम में, और दक्षिण में पड़ता है दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद है। इन 4 दिशाओं में 4 क्षेत्रों के जाने जहां से हमारी सैंधोकालीन सभ्यता यानी कला स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं सैंधोकालीन कला है कहाँ और कहाँ से शुरू होती है। तो पहले डाल लीजिए सैंधोकालीन कला, ठीक। इसके बारे में बात करेंगे, यानी पश्चिमोत्तर से आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, पश्चिमोत्तर से आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक, यानी पश्चिम क्षेत्र से शुरू होती है ये कला, और किस काल में थी, आद्य काल में थी, यानी आद्य ऐतिहासिक काल चल रहा था। इसी को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहीं कहीं कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो स्थल प्राप्त हुए वहाँ पर कहीं ना कहीं कांसे की धातु से बनी चीजें हमें प्राप्त हुई, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। ठीक है, प्रथम नगरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, प्रथम नगरी सभ्यता। प्रथम नगरी सभ्यता इसलिए कहा गया, प्राग ऐतिहासिक काल के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो मानव अधिक विकसित हुआ, घर बनाने स्टार्ट किए, बस्तियों में रहना स्टार्ट किया, समुदाय बनाया। उसके बाद आपकी ये जो सैंधोकालीन समय आता है, इस समय लोगों ने नगरी सभ्यता को स्टार्ट किया, यानी नगर बसाना स्टार्ट कर दिया था, छोटे छोटे नगर बनने लगे थे, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम नगरी सभ्यता भी कहते हैं। और इसीलिए कहीं कहीं पर अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रथम नगरी सभ्यता किसे कहते हैं, तो हम सैंधोकालीन सभ्यता को कह सकते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता को भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, सैंधो सभ्यता और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे नगर आए। अब नगर की बात हुई तो नगर आए, तो नगर बसाए गए। तो नगर पहले कितने थे, तो पहले 6 नगर थे। ठीक है, लेकिन आगे धीरे धीरे इनकी जानकारी मिलना, खुदाई होना, तो ये धीरे धीरे करके अब तक में ये 13 संख्या हो गई है, यानी
13 नगरों के बारे में हम जानते हैं। इसमें से 2 विशेष जिसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो है हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों विस्तारित रूप में हैं और यहाँ से हमें बहुत सारे साक्ष्य में भी मिले हैं। नगरी सभ्यता भी दोनों से में विद्यमान है कि दोनों में नगर मिले हैं, लेकिन इस विशाल हमें नगरी सभ्यता जो है मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है। अब यही हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो हैं इनका समय माना गया है सिर्फ इस सभ्यता का, तो ये 2700 से ईसा पूर्व से 1700 ईस्वी तक का समय माना गया है। 1700 ईस्वी तक का समय माना गया है। किसका? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। अब अगर नगरों की बात करते हैं तो पहले इस सभ्यता में आने वाले कितने नगर हैं उनके बारे में हम जानते हैं, फिर एक एक नगर को विस्तारित ढंग से यानी इस सिंधु कालीन सभ्यता को या सैंधो कालीन सभ्यता को विस्तार से पढ़ेंगे। नगर कौन कौन से हैं तो हेडिंग बना लीजिए नगर। तो पहला नगर है आपका हड़प्पा, पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, तीसरा आपका है लोथल कालीबंगा, तो कालीबंगा, लोथल, पांचवा है आपका सुतकोदा, एक तो बड़े अजीब अजीब नाम है, सुरकोदा, ठीक है। इसके बाद है बनवाली, बनवाली, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। धौलावीरा के बाद है राखीगढ़, 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 नवा है आपका कुड़ाल, 10वां है चहूदड़ो, चहूदड़ो, 11वां है आपका कोटा दीजी आमरी, कोटा दीजी, 12वां है आमरी, 13वां है आपका रोपड़, 14 है आपका मित्थातल, ठीक है, मित्थातल। ये आपके क्या हैं? ये आपके सैंधोकालीन स्थल हैं जहाँ से थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सबसे विशाल और सबसे ज़्यादा साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। उसके बाद धौलावीरा जाना जाता है, फिर रोपड़ है, फिर हम बनवाली को थोड़ा जानते हैं। ये विशेष कुछ हैं, बाकी ये जो आगे की छोटी छोटी जगहें हैं यहाँ से भी मिले हैं, लेकिन इनका इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन पढ़ना आपको सब है क्योंकि ये टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये कुछ आपके सभ्यता यानी ये नगरी सभ्यता थे, यानी ये नगर बसाए गए थे नगर के रूप में, जहाँ से कुछ साक्ष्य मिले और हम जान पाएँ कि सैंधोकालीन मानव किस नगरी सभ्यता को कैसे तरीके से बसा के रहता था, उसके समय में क्या कलाकारी थी, उसने अगर ईंटों का प्रयोग किया तो भवन निर्माण कैसा था, अगर उसने वस्त्र उद्योग किया तो वस्त्र उद्योग में हमें क्या साक्ष्य मिले, कैसे कपड़े उन्होंने पहने, बर्तन वो अगर यूज़ करते थे तो मिट्टी के थे कि कांसे के थे, किसके बने थे, कलाकारी कैसी हुई, और मूर्ति पूजा भी अगर करते थे तो मूर्ति पूजा किसकी करते थे, क्या था, ये सब अब इस सैंधोकालीन में जानेंगे, ठीक है। तो हम पहले बढ़ेंगे आगे इस सैंधोकालीन में हड़प्पा से, क्योंकि सबसे विशाल और सबसे बड़ा नगर माना गया, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए हड़प्पा।
अब हड़प्पा में हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हड़प्पा को हम क्या कहेंगे, ये कहाँ है, तो ये पाकिस्तान पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान पंजाब प्रांत, यानी अगर पूछा जाए तो ये पंजाब में, क्योंकि जब इसका बंटवारा हुआ तब हमारा ये क्षेत्र पाकिस्तान में ही है, ठीक है। तो पाकिस्तान पंजाब प्रांत यानी पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम किधर की तरफ, पश्चिम में, पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। और किस नदी पर है, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। समझ में है, किस में है, रावी नदी के बाएं तट में स्थित है और माटा गोमरी अथवा साहिवाल जिला स्थित है। यानी अगर जिला जानना चाहेंगे तो जिला क्या है, जिले के अंतर्गत हम पढ़ेंगे माटा गोमरी अथवा साहिवाल जिले में, साहिवाल, ठीक है। इन दो जिलों के अंतर्गत आएगा। है कहाँ, पाकिस्तान, यानी जिसे हम सिंध पंजाब भी कहते हैं ना, सिंध पंजाब प्रांत के पश्चिम दिशा में। किस नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे। रावी नदी के किस साइड में है, तो बाएं साइड में है। और जिला अगर पूछे तो माटा गोमरी अथवा साहिवाल जिले के अंतर्गत आती है। और इसी हड़प्पा सभ्यता को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे इंडिस वैली, ये कहते हैं ना, इंडस वैली के नाम से जानते हैं। इंडस वैली लिख लीजिए, इंडस वैली नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसे ये नाम भी दिया गया कि हम इसे इंडस वैली भी कह सकते हैं। अब हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी और खोदाई किसने की थी, तो उसके बारे में जानेंगे। यानी खोज किसने की, तो खोज हमारे यहाँ जो है सबसे पहले इसकी जानकारी की चर्चा हुई है, उसके बाद खोज हुई है। तो पहले तो जानकारी, देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जानकारी किसी ने दी, कार्य कोई और कर रहा है, खुदाई किसी और ने की है, तो हमको तीनों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसोन ने दी थी। किसने दी थी, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसोन ने दी थी। इन्होंने बताया कि ऐसी कोई जगह है, ऐसी जगह प्राप्त हुई है, या ऐसा लगता है कि उस समय मानव ने बस्तियां बनाकर या नगर बसाकर रहना स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने एक लेख या एक जानकारी प्रस्तुत करी। किसे प्रस्तुत करी, तो पुरातत्व विभाग को प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद वहाँ पे कौन जाके खुदाई कार्य किया, तो किसके निर्देशन में, तो निर्देशन किसने किया था, जब उन्हें लेख मिला। फिर निर्देशन यानी जैसे सचिव के अंडर में काम करना। भाई पुरातत्व विभाग का कोई ना कोई अधिकारी होगा, जब वो किसी को पोस्टेड करेगा या कि जाओ फला तुम जाके यहाँ जाके खुदाई करो, तो निर्देशन किसका था, तो सर जॉन मार्शल ने यहाँ अपना निर्देशन दिया। तो निर्देशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। इन्होंने क्या किया, निर्देशन दिया कि निर्देशित किया किसी न किसी को। और किसे निर्देशित किया था, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी को निर्देशित किया कि वो इसकी खुदाई करें और इसकी जानकारी दें। तो खोज यानी इस दयाराम साहनी ने क्या की, खोज की। तो अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन टीजीटी में हड़प्पा की खुदाई किसने की या हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी थे। इन्हीं को हम लोग आरडी बनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, आरडी साहनी भी कहते हैं, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक। तो इन्होंने 1921 ईस्वी में जाके दयाराम साहनी जी ने खोज की और इन्होंने खोज करने का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है।
अगर टीजीटी क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा की खोज कब हुई है तो सन 1921 ईस्वी में हुई है। और किसने की है तो दयाराम साहनी ने। निर्देशन किसने किया था, सर जॉन स्टैनली। अगर आपसे पूछता है कि दयाराम साहनी किसके निर्देशन पर सन 1921 में हड़प्पा की खुदाई के लिए गए थे, तो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सन जॉन मार्शल के निर्देशन में। उल्टा भी क्वेश्चन बनाता, कभी सीधा नहीं बनाता, ठीक है। उसके बाद जानकारी कब प्राप्त हुई थी कि हड़प्पा जैसा टीला यहाँ हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा। टीले का मतलब पहले तो जैसे आपदाएं आती थी तो चीजें दब जाती थी, ध्वस्त हो जाती थी, तो वो धीरे धीरे टीलों के रूप में। और कभी किसी कारण से सड़क मार्ग बन रहा है या कोई मार्ग बन रहा है तो उनकी खुदाई चालू होती थी। जब खुदाई होती थी तब लोगों को मिलता था अच्छा ये ऐसे साक्ष्य मिला, मटका मिला या मूर्ति मिली, तब वो पुरातत्व विभाग को जानकारी दी जाती कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा, किला रहा होगा, बस्ती रही होगी। तब खुदाई के दौरान वो लोग पता करते हैं कि यहाँ क्या था। तो यहाँ तो इन्होंने केवल जानकारी दी थी चार्ल्स मैसोन ने। उसके बाद सर जॉन मार्शल ने अपना निर्देशन दयाराम साहनी को दिया और उन्होंने कहा कि जाइए आप इसकी खुदाई करवाइए। और इन्होंने खोज कर दी कि ये एक हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। तो ये इसकी खुदाई और क्या था ये आप जाने। अब हड़प्पा की नगर योजना पढ़ेंगे, ठीक है, कि हड़प्पा की नगर योजना कैसे थी। नगर योजना यानी यहाँ लोग जो रहते थे उन्होंने नगर कैसे बसाए और कैसे नियोजित किया, क्योंकि उस समय कोई आर्किटेक्चर तो था नहीं ना कि नक्शा बनवाया, मकान बनवाया, फिर रहना। अब आज के समय में तो उस समय कितना ज्ञानी था व्यक्ति जो इतनी अच्छी नगरी सभ्यता बनाई उसने। तो उस समय पश्चिम से पूर्व में किया गया, यानी इसकी जो नगर योजना थी किस दिशा में थी, तो दिशा थी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्यों, देखिए क्वेश्चन पुटअप होता है टीजीटी में कि इसकी नगर योजना कैसी थी, किस दिशा में थी, तो हमारी पश्चिम से पूर्व की दिशा में इसकी नगर योजना थी। और यहाँ के टीले को क्या कह के, जो टीला मिला था, टीले को यहाँ का क्या कह के पुकारते थे, तो दुर्ग कह के पुकारते थे। दुर्ग का मतलब उस दिन हमने बताया था क्या होता है, किला ना, किला या दुर्ग, लेकिन उस समय के लोग सिर्फ दुर्ग ही कह के पुकारते थे, ठीक है। और इसका जो पूर्वी टीला है, यानी जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी टीला, ये पूर्वी टीला जो है अधिक यानी अपेक्षाकृत नीचे है, अपनी अपेक्षा के अनुसार अपेक्षाकृत नीचे है, ठीक। और जो इसका निचला स्तर है, यानी जो नगर बसा है, जिसकी वजह से वो बहुत नीचे हो गया। जब अधिक नीचे हम जाएंगे तो हिस्सा निचला हो गया, तो नगर क्या होगा, नगर निचला कहलाया। यानी इसे पुकारते थे तो निचला नगर कह के भी पुकारते थे, ठीक है। अब साक्ष्य की बात करेंगे। ये थी इसकी क्या, नगर योजना, कि नगर कैसे बसाते थे। तो इसकी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर नगर बसाया उन्होंने दिशा के हिसाब से, और टीले को ये लोग दुर्ग कहते थे। और जो इसका पूर्वी टीला था, यानी जो पूर्वी क्षेत्र था, यानी जो पूर्व में बना है, वो सबसे निचला हिस्सा था, बाकी सारे हिस्से ऊपर की ओर थे, ठीक है। अब बात करते हैं साक्ष्य। साक्ष्य क्या है, यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है जिससे हमने ये जाना कि यह हड़प्पा सभ्यता है। तो यहाँ सबसे बड़ा श्रमिक आवास मिला है, श्रमिक आवास। श्रमिक आवास जो मिला है, यह श्रमिक आवास किस, दो पंक्तियों में बना है, दो पंक्तियों में बना है। देखिए दो पंक्तियों का मतलब है जाहिर सी बात, या तो ऐसे बना होगा आमने सामने, एक पंक्ति ये एक पंक्ति ये, ठीक है। दो पंक्तियों में बना है जहाँ पे श्रमिक लोग आवास करते थे। और समथिंग कितने हैं, तो संख्या इनकी 15 बताई गई है, 15 के आसपास हैं ये पंक्तियाँ, ठीक है। फिर यहाँ एक अनाज कूटने का वृत्ताकार चबूतरा मिला है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, अनाज कूटने का वृत्ताकार
चबूतरा मिला है। यानी यहाँ लोग क्या करते थे, उस चबूतरे में बैठ के अनाज कूटते थे और इनकी संख्या लमसम कितनी बताई गई है, तो 18 बताई गई है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 18 बताई गई है। और फिर यहीं से 6-6 की 2 पंक्तियां प्राप्त हुई हैं। यानी तीसरा आपका दृश्य क्या प्राप्त हुआ है, 6-6 की 2 पंक्तियां प्राप्त हुई हैं, पंक्तियां प्राप्त हुई हैं। पंक्तियां कैसी हैं, तो उनमें 12 अन्नागार कक्ष हैं, 12 अन्नागार कक्ष हैं। अन्नागार कक्ष का क्या मतलब है, जहां पर हाँ ये लोग अपने अन्न को रखते थे, क्योंकि पहले जो फसलें होती थी वो सब मौसम के आधार में होती थी और लोग उसे क्या करते थे, स्टोर कर लेते थे, रख लेते थे। उसी स्टोर को, जैसे आजकल बोलते हैं ना स्टोर कक्ष या स्टोर गृह, तो उसी को ये लोग अन्नागार कक्ष कहते थे, क्योंकि ये लोग सिर्फ अनाज को ही स्टोर करते थे, रखते थे संभाल के। ठीक है, तो यहाँ अन्नागार कक्ष प्राप्त हुए। चौथा दृश्य क्या है आपका, चौथा दृश्य है लाल बलुए पत्थर से बना, लाल बलुए पत्थर से बना 9.9 सेंटीमीटर ऊंचा मानवधर प्राप्त हुआ है, बना 9 सेंटीमीटर ऊंचा मानव का धड़ प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी बलुआ पत्थर लाल कलर का होता है, बालू से निर्मित, मिट्टी से निर्मित रहा होगा, उसमें मानव का आधा धड़ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पूछता है अक्सर कि लाल बलुए पत्थर से बना अर्धमानव का दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अन्नागार कितनी संख्या में प्राप्त है, तो 12 की संख्या में प्राप्त है। अगर आपसे पूछ ले अनाज कूटने का चबूतरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। श्रमिक आवासों की संख्या पूछ ले तो याद रखिए कि 15 है। ठीक है, तो ये सब दृश्य इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर टीजीटी में यही प्रश्न रख के पूछता है कि यह दृश्य कहाँ से प्राप्त हुआ, या यहाँ से आपसे पूछ लेगा किस खोज की, या फिर बहुत ज्यादा दिशा भी पूछ लेता है कि नगरी सभ्यता का जो दिशा रूप था वो कैसा था, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, इसके बाद और भी दृश्य प्राप्त हुए हैं, तो हम यहीं ऊपर लिखे दे रहे हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए। मिटा दें क्या नीचे वाला, है ना, आगे बढ़ते हैं। 4 चीजें, 4 दृश्य यहाँ तक हो गए। अब 5वां क्या दृश्य प्राप्त हुआ है, तो 5वें दृश्य में इसमें जो है 10 सेंटीमीटर ऊंचा लिख लीजिए, श्याम ऊंचा, श्याम बलुए पत्थर का मानव धड़ मिला है। श्याम बलुए पत्थर का मानव धड़ मिला है। यानी एक क्या मिला है आपका, पहला वाला वो मिला है लाल बलुए पत्थर से, और दूसरा मिला है श्याम बलुए पत्थर से। ठीक है, इसके बाद मोहर की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहर, अच्छा मोहर क्यों बनाते थे? हर शासन काल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजा महाराजा या शासन चले हैं, काल चले, समय चला है, तो हर समय सिक्के जारी हुए, मोहरें जारी हुई। तो अब आप सोचिए ये सिक्के और मोहरें तो बाद का है, यानी आधुनिक में आ गए हैं, और ये हम उससे पहले का पढ़ रहे हैं। तो उस समय मानव के पास क्या था, मानव चिन्ह रहित मिट्टी की मोहरें बनाया करता था, और उन मिट्टी की मोहरों में वो एक अपना चिन्ह बना देते थे, जैसे कि एक कंपनी का लोगो ही समझ लीजिए कि हाँ हम इस जगह से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपनी सभ्यता से संबंधित दृश्य भी अंकित किए, और जिससे हमको पता चलता है कि उस समय के मानव के पास ये साक्ष्य थे और इन चीज़ों को प्रयोग करते थे, और ये जो मोहरे प्रयोग करते थे एक दूसरे की पहचान के रूप में करते थे। अब समझ में आया कि उस समय मोहरे क्यों बनती थी। तो अब आगे मोहरे पढ़ते हैं और क्या क्या ये दृश्य अंकित करते थे अपनी मोहरों में, क्योंकि आजकल तो सोने के चल रहे हैं, चांदी के चल रहे हैं,
कांसे के भी चले, पीतल के भी चले, अब तो नोटें चल रही हैं कागज की, ठीक है। तो ये जो मोहरे बनाते थे, एक इनका आयात का भी ढंग था, इन मोहरों के माध्यम से वो आयात निर्यात का भी एक दूसरे के साथ कार्य करते थे। तो यहाँ से जो मोहर प्राप्त हुई है, तो पहली मोहर का दृश्य क्या है, तो यहाँ से जो एक मोहर है जिस पर सिर के बल उल्टी खड़ी नारी, सिर के बल उल्टी खड़ी नारी, खड़ी नंगी नारी यानी निर्वस्त्र है, ठीक है, नंगी नारी, आकृति चित्रित है, आकृति चित्रित है, ठीक है। और जिसके गर्भ से वनस्पति को, जिसके गर्भ से वनस्पति को प्रस्फुटित होते हुए दिखाया गया है। प्रस्फुटित का मतलब यानी उसके गर्भ का जो क्षेत्र होता है, उससे एक पेड़ को, यानी एक वनस्पति पेड़ को, पेड़ का नाम नहीं दिया क्योंकि पेड़ उस समय क्या जाने किस पेड़ को उन्होंने चित्रित किया, बस उन्होंने कहा वनस्पति को निकलते हुए दिखाया गया है, उसकी नाभि से ही, मानिए गर्भ से यानी उसकी नाभि से ही। तो यह एक मोहर पर अंकित किया गया है, यानी वहाँ पे जो मिट्टी की मोहर प्राप्त हुई थी उसमें यह दृश्य बना हुआ ऐसा, और इसे इसलिए चित्रित किया गया है, यानी इसी दृश्य को क्या माना गया है, उर्वता की देवी के रूप में माना गया है, उर्वता की देवी के रूप में माना गया है। देखिए ये जो थॉट दिया गया, ये इसलिए दिया गया, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन मोहर में ऐसी कौन सी मोहर है जिसे उर्वता की देवी के रूप में माना गया है, और इसी तरह से 4 टाइटल लिख के बनाए गए थे। तो किसको माना गया है, जिस सिर के बल उल्टी खड़ी है यानी उल्टा दिखाया गया है, और निर्वस्त्र आकृति है उसकी, और गर्भ से यानी उसके पेट से वनस्पति को प्रस्फुटित होते हुए यानी निकलते हुए दिखाया गया। तो ये कहाँ से प्राप्त है दृश्य, हड़प्पा से प्राप्त है, ठीक है। अब दूसरी जो एक मोहर मिली है, यानी दूसरे नंबर में किस मोहर को हम बहुत जानते हैं, तो दूसरे नंबर में मिली है भीड़ का अंकन है, यानी एक दूसरी मोहर पर भीड़ का अंकन है, ठीक, यानी भीड़ दिखाई गई है, और एक आदमी हंसिया जैसा अस्त्र लिए खड़ा है, और एक आदमी हंसिया जैसा अस्त्र लिए खड़ा, ठीक। ये एक दूसरा दृश्य प्राप्त हुआ, यानी दूसरी मोहर यहाँ से प्राप्त हुई, ठीक। यहाँ से कई मोहरें प्राप्त हुई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछी जाती है, और ये इसलिए इनको 2 नंबर 1 और 2 में रखा गया है, और भी पाई गई हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या आकृति मिली है। इससे एक क्वेश्चन आपका बनना लाजमी है टीजीटी, ठीक है, क्योंकि ये फेवरेट पार्ट होता है। तीसरी मोहर जो प्राप्त हुई है उसको देखते हैं, तीसरे नंबर में क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ एक और मोहर मिली है जिस पर गरुड़ का अंकन है, एक मोहर पर गरुड़ का अंकन है। गरुड़ किसको माना गया है, गरुड़ का वाहन देखा है ना, उसी का अंकन है। गरुड़ का अंकन है जो अपने पंजे पर सर्प को दबोचे है, जो अपने
पंजे पर सर्प को दबोचे, यानी सर्प को उसने पंजे में पकड़ रखा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो चौथी है आपकी। चौथी क्या है? एक अन्य मोहर मिली है जिस पर एक नंगी मानव आकृति को दिखाया गया है। एक मोहर और मिली है जिस पर एक नंगी मानव आकृति, एक नंगी यानी नारी की, ठीक है, नंगी नारी मानव आकृति दिखाया गया है जिसमें पीपल की दो शाखाओं के बीच में खड़ी मिली है। जो पीपल की दो शाखाओं में खड़ी मिली। मतलब एक औरत और भी मिली है जो निर्वस्त्र है, ठीक है, उसको मोहर में चित्रित किया गया है, मानव आकृति ही बताया है। और पेड़ का नाम भी यहाँ दे दिया है कि समानता किससे की? पीपल से, कि पीपल की शाखाएं दो हैं जिसमें उसको खड़ा दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद मृदभांड मिले हैं, एक श्रृंगी वृषभ का भी अंकन है। तो एक पांचवा दृश्य क्या है? तो इसमें क्या मिला है? एक मृदभांड पर मृदभांड का मतलब जानते हैं? मिट्टी का बर्तन ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मृदभांड। मृदभांड होता ही मरा हुआ, यानी मिट्टी में कोई जान तो होती नहीं है। मृदभांड पर मछुआरे का चिन्ह मिला है। मृदभांड पर मछुआरे का चिन्ह मिला है। यानी एक मोहर पर यह भी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एक श्रृंगी वृषण का भी अंकन है। छठा क्या है? ये बहुत पूछा जाता है। एक श्रृंगी वृषभ का अंकन हुआ है। एक श्रृंगी क्यों कहा गया? एक सींग है जिसके, ठीक, वृषभ है, ठीक है, उसमें एक सींग दिखाई गई है। और ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जा चुका है। एक श्रृंगी वृषभ का दृश्य कि किस सभ्यता की मोहर पर बना है? तो हड़प्पा की सभ्यता पर यह अंकित किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से कुछ और भी दृश्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कांचली मिट्टी की गिलहरी, है ना। आगे बढ़ते हैं तो काचली मिट्टी की, नेक्स्ट है आपका सातवां जो था, काचली मिट्टी की गिलहरी, काली मिट्टी, काचली को काली भी कहते हैं, काली मिट्टी, ठीक है। लाल मिट्टी काली मिट्टी की ही बात हो रही, इसलिए इसे काचली मिट्टी कहा गया है। और पूछता है क्वेश्चन, काचली मिट्टी की बनी गिलहरी किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इस गिलहरी के बाद और कौन से जानवर अंकित किए गए हैं या बनाए गए हैं? जलचर में, यानी जल में रहने वाले। तो जलचर में रहने वाले आपके क्या क्या हैं? मछली, कछुआ, घड़ियाल आदि। मछली, कछुआ, घड़ियाल, हाथ आदि, ठीक है। ये जल में रहने वाले हैं।
मृण मूर्तियाँ, मुख में खरगोश को पकड़े एक कुत्ता, ऐसा दृश्य मिला है। इसके बाद आपका जो है 8वां, आप पॉइंट डाल के लिख लीजिए, चाहे जैसे लिख लीजिए। तो मृण मूर्तियाँ मिली हैं। मृण मूर्तियों का मतलब यानी मिट्टी की मूर्तियाँ, ठीक है, मृण मूर्तियाँ मिली हैं इन। और फिर एक दृश्य प्राप्त हुआ है नेक्स्ट आपका कि मुख में खरगोश को पकड़े कुत्ता, मुख में खरगोश पकड़े कुत्ता, ये भी दृश्य यहीं से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका तांबे का बना स्केल कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए अब तांबे की जानकारी हो गई, तांबे से बना स्केल मिला है। स्केल का मतलब जानते हैं, नापने वाला स्केल प्राप्त हुआ है। तांबे की पुरुष आकृति प्राप्त हुई है, तांबे की पुरुष आकृति भी प्राप्त हुई है, ठीक है। फिर है तांबे की इक्का गाड़ी भी यहीं से मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी में बैठे हो, घोड़े वाली गाड़ी को इक्का गाड़ी बोलते हैं, ठीक है। लाल रंग से बर्तन बनाए गए थे, ठीक है। फिर एक यहाँ पे मिला है ताबूत, जो सवादान यानी कब्रिस्तान के लिए मिला है। ताबूत मिले हैं यहाँ पे, ताबूत। ताबूत काहे के लिए होते हैं? अरे कब्रिस्तान सवाधान के लिए, शवाधान यानी जब वो मर जाते हैं तो कहाँ कब्र बनाएंगे ना, तो कब्रिस्तान 2 मिले हैं, जिसे हम कब्रिस्तान भी कहते हैं। कब्रिस्तान किस किस नाम से मिले हैं? तो पहला एक मिला है R37, जिसका नाम है R37, और दूसरा जो मिला है उसे H कहते हैं, यानी उसे हम पहला R37 और दूसरा H, ठीक है। इन 2 नामों से यानी इन दोनों आकारों में बने समथिंग मिले हैं, जिसका इनको नाम रख दिया गया कि वहाँ सवादान भी होता था, ठीक है। इसके बाद है एक श्रृंगारदानी प्राप्त हुई है। श्रृंगारदानी जानते हैं कि नहीं? ये बहुत पूछा जाता है। श्रृंगारदानी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, एक श्रृंगारदानी प्राप्त हुई है। भाई स्त्रियां उस समय थी ना, तो श्रृंगार करेंगी तो नहीं, तो वो भी खुदाई के दौरान मिली कि लोग उस समय अलंकारिक ढंग से रहते भी थे, श्रृंगार करते भी थे, ठीक है। तो ये था आपका हड़प्पा, जो कि आज समाप्त होता है और हड़प्पा को पढ़ लिया है। अब आगे हम दूसरी नगरी सभ्यता की ओर जब बढ़ेंगे तो दूसरी हमारी नगरी सभ्यता होगी मोहनजोदड़ो। और यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा विशेष क्या ध्यान रखना है, किसने खुदाई करी, ठीक है, कब हुई, यह सभ्यता किस स्थान पर है। यहाँ से जो दृश्य मैंने अभी आप लोगों को सब पढ़ाए हैं, इनमें से 4-6 जो मैंने इम्पोर्टेंट कहे हैं वो तो पूछे ही पूछे जाने हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बर्तन के लिए याद रखिएगा, यहाँ लाल रंग से या लाल बलुए पत्थर से बने, लाल बलुए पत्थर नहीं, लाल मिट्टी से, ठीक है, लाल रंग के बर्तन ज़्यादा मिले हैं, लाल रंग के बर्तन मिले हैं। लाल क्या, जाहिर सी बात है, गेरू रंग का ही ज़्यादा प्रयोग हुआ है और पकाने के बाद उनका रंग लाल होना ही होना है, लाजमी है। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे मोहनजोदड़ो में। तो आज के लिए बस इतना है।